हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली इसमें हम लोग हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से बनने वाले वो 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में बनते हैं। और आप लोग यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन गलत ही करके आते हैं, क्योंकि आप लोग जो आपका हिंदी पेडागोजी है वहाँ से अभ्यास ज़्यादा करके जाते हैं, जबकि गद्यांश और पद्यांश को आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में अगर आपने 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन सही सही कर लिए तो मान के चलिएगा कि आपका गद्यांश और पद्यांश जो है क्लियर हो चुका है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कई सारे गद्यांश और पद्यांश करने की ज़रूरत होगी। प्रश्न नंबर 91 से लेकर के 99 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प आपको चुनने हैं। तो सभी लोग गद्यांश पढ़ेंगे और इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। गद्यांश आपको 2 बार पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश पढ़ना। लिखा है, गांधी जी मानते थे कि सामाजिक व सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए वे आश्रम जीवन बिताते थे। वहाँ सभी एक भोजनालय में भोजन करते थे। इससे समय और धन तो बचता ही था, साथ ही सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता था। लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था और शुचिता के साथ। आगे लिखा है, इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई में भोजन करते थे। भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी। जो दूसरी बार घंटी बजने तक भोजनालय नहीं पहुंच पाता था, उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का द्वार बंद कर दिया जाता था, जिससे बाद में आने वाले व्यक्ति अंदर न आने पाए। आगे लिखा, एक दिन गांधी जी पिछड़ गए। संयोग से उस दिन आश्रमवासी श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी पिछड़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बापू बरामदे में खड़े हैं। बैठने के लिए ना ही बेंच है ना ही कुर्सी। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापूजी, आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए हैं। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं। तो यह है आज का गद्यांश जो आपको पढ़ना है, और इससे संबंधित आपको 9 से 10 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो आप लोग इसको एक बार और पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, गांधी जी मानते थे कि सामाजिक व सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए वे आश्रम जीवन बिताते थे। वहाँ सभी एक भोजनालय में भोजन करते थे। इससे समय और धन तो बचता ही था, साथ ही सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता था। लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था और शुचिता के साथ। इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे। भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी। जो दूसरी घंटी बजने तक भोजनालय नहीं पहुंच पाता था, उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का द्वार बंद कर दिया जाता था, जिससे बाद में आने वाले व्यक्ति अंदर न आने पाए। एक दिन गांधी जी पिछड़ गए। संयोग से उस दिन आश्रमवासी श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी पिछड़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बापू बरामदे में खड़े हैं। बैठने के लिए ना ही बेंच है ना ही कुर्सी। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापूजी, आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने 2 बार अब तक अपने गद्यांश को पढ़ लिया होगा और अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा। अब हम लोग करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर। सभी लोग क्वेश्चन आंसर आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, गद्यांश से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात की। सभी लोग बताएंगे, गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात की थी। गलत नियम बनाने की, या फिर देर से रसोई घर पहुंचने की, या फिर सामूहिक जीवन की, या फिर आश्रम जीवन बिताने की। बहुत ही आराम से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात की थी, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग बहुत ही आराम से अपना गद्यांश पढ़ चुके हैं 2 बार। अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि गांधी जी रसोई घर में देर से पहुंचे थे, इसीलिए बरामदे में खड़े थे। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। देर से रसोई घर पहुंचने की क्या की सजा भुगतने की बात इन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका क्वेश्चन नंबर 91 बिल्कुल सही हो चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका गद्यांश से ही बना है। लिखा है, सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 का। सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो आपके गद्यांश में बताया गया था। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है, समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा। कहने का मतलब है कि जितने आपके समूह में लोग हैं, जैसे कि 20 लोगों का समूह है, 15 लोगों का है, तो उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ईर्ष्या का भाव होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन, या फिर जो नियम बनाए गए हैं समूह के लिए कि 2 बार घंटी बजेगी और जितने लोग दूसरी बार घंटी बजाने पर अंदर आ गए रसोई घर के अंदर,
उसके बाद जो लोग आएंगे उनको बरामदे में ही खड़ा रहना पड़ेगा अगली शिफ्ट के लिए। या फिर देखिए तीसरा लिखा है सब समान स्तर के हों, जितने भी लोग हैं वहाँ पर समूह में, यानी कि 100 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो सब एक समान स्तर के हैं, घंटी बजने तक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं ऐसा, तो उनको अंदर ही आना है सीधे सीधे, ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर खड़े हो जाएंगे। या फिर समान विचारधारा होना, या फिर सभी जितने भी वहाँ पर लोग हैं सबकी विचारधारा एक समान की हो। सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना। जो आपका समूह है, जो उनके लिए नियम बनाए गए हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आप सामूहिक जीवन आराम से बिता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने भारत के संविधान को ले लीजिए, जिसमें ये बोला गया है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी भी जाति धर्म को कोई भी वरीयता नहीं दी गई है। यहाँ पे जो भारतवासी हैं वो हर एक धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो इस प्रकार से सामूहिक जीवन बिताने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही आराम से बीत सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 93। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए। लिखा है कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी का यह कथन इस ओर संकेत करता है कि, गांधी जी ने कहा था कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है, तो गांधी जी ने यह कथन जो कहा था यह किस ओर संकेत करता है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है कानून के हाथ लंबे होते हैं, दूसरा ऑप्शन लिखा है गांधी जी झेप गए थे, तीसरा ऑप्शन लिखा है कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। तो आंसर करेंगे सभी लोग एक बार, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। 93 जो आपका ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। जो कानून और नियम बनाए जाते हैं वो सबके लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हत्या करने के लिए फांसी की सज़ा निर्धारित की गई है तो वो हत्या चाहे एक आम नागरिक करे, चाहे वो कोई नेता करे या फिर कोई विशेष व्यक्ति करे, तो उसके लिए सज़ा कैसी होगी, एक समान ही होगी, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उन सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार। लिखा है दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाजा बंद किया जाता होगा। देखिए सभी लोग बताइए कि ऐसा क्यों होता था कि दूसरी घंटी बजने के बाद में रसोई घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था। हम लोगों ने अभी पढ़ भी लिया है बहुत अच्छी तरीके से, हमारे गद्यांश में लिखा भी था कि 2 घंटी बजने के बाद में रसोई घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता था। तो आपको यह बताना है कि ऐसा होता क्यों था कि 2 घंटी बजने के बाद में रसोई घर का जो दरवाजा था वो बंद कर लिया जाता था। पहला ऑप्शन लिखा है ऐसा गांधी जी का निर्देश था, दूसरा ऑप्शन लिखा है ताकि लोग समय से भोजन करें और नियमों का पालन भी कर सकें, और ऑप्शन नंबर 3 आपका लिखा है ताकि लोग अंदर ना आ सकें, और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है ताकि लोग एकाध दिन उपवास कर सकें। तो आप लोग आंसर करेंगे एक बार, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जब भी भोजनालय में दूसरी घंटी बजती थी उसके बाद में जो लोग आते थे उनको बाहर ही रुकना पड़ता था, क्योंकि दूसरी घंटी बजने तक जितने लोग आ जाते थे सिर्फ उन्हीं को ही पहले शिफ्ट में खाना खाने का आदेश था। तो ऐसा क्यों किया जाता था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि लोग समय से भोजन करें और नियमों का पालन भी हो सके। इसीलिए ऐसा किया जाता था कि 2 घंटी बजने तक जितने लोग अंदर आते थे उन्हीं को ही पहले शिफ्ट में खाना दिया जाता था, और उसके बाद में जो लोग आते थे उनको दूसरी शिफ्ट के लिए इंतजार करना पड़ता था। इससे क्या होता है, इससे नियम का पालन होता है और क्या होता है, समय की बचत भी होती है और समय से लोग भोजन भी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा है सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे केवल धन की बचत होती थी या फिर सुव्यवस्था रहती थी या फिर गांधी जी और हरिभाव जी को बहुत असुविधा होती थी। जो आपका चौथा ऑप्शन लिखा है सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि सभी लोग भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे। इससे अगर आप अकेले भोजन कर रहे हैं और आप 20 लोगों के साथ में भोजन करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके जीवन में, आप ये बताइए एक बार। सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इससे क्या होता है, एक साथ रहने की जीवन का महत्व का पता चलता है कि अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा और इससे हमारा क्या नुकसान होगा। तो हमें सामूहिक जीवन जीने का, एक साथ जीवन जीने का, एक साथ किसी भी कार्य को करने का महत्व पता चलता है जब हम लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ अपना कार्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 96। लिखा है सुचिता शब्द का अर्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन
आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपका गद्यांश लिखा हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब जैसे लिखा है शुचिता शब्द का अर्थ क्या है, तो इसके ऊपर आपका गद्यांश लिखा रहा होगा, उसके नीचे आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में यही होता है, मतलब कि हर एक स्लाइड में जो है आपका गद्यांश और क्वेश्चन साथ में दिया जाता है। तो सभी लोग आंसर करिए। शुचिता शब्द का अर्थ क्या है? निर्मलता है, सरलता है, निष्पक्षता है या फिर पवित्रता है। शुचिता शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए, एक बार फटाफट आंसर कर लीजिए। शुचिता शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है? पवित्रता होता है। क्या होगा? पवित्रता होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पास में लिख सकते हैं। शुचिता शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। निर्मलता, सरलता और निष्पक्षता ये नहीं होते हैं। क्या होता है? पवित्रता होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और सभी लोग आंसर करिए, बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन है। लिखा है इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? आपको बताना है इक प्रत्यय का उदाहरण। आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग होता है जिसमें कोई भी नया शब्द आगे जुड़ा होता है और प्रत्यय वो होता है जिसमें पीछे लगा होता है। तो आपको बताना है इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय पीछे जुड़ा हुआ है। पहला लिखा है अत्यधिक, दूसरा लिखा है कौटुंबिक, तीसरा लिखा है अधिक और चौथा लिखा है माणिक्य। सभी लोग आंसर करिए एक बार, क्या सही आंसर हो जाएगा? अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो देखिए इसमें उपसर्ग लगा है, ना कि प्रत्यय। इसमें लगा है अति उपसर्ग। क्या लगा है? अति उपसर्ग लगा है। अति प्लस अधिक है तो ये हो गया अत्यधिक। क्या हो गया? अति प्लस अधिक है ये, तो ये हो गया अत्यधिक। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता है। दूसरा अगर देखें तो कुटुंब प्लस इक लगा है तो हो गया कौटुंबिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। मूल शब्द था कुटुंब, क्या था? कौटुंब। इसमें लग गया एक तो बन गया कौटुंबिक। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका अधिक और मणिक की तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में आपको कन्फ्यूजन थी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग देखिएगा तो अति प्लस अधिक होता है अत्यधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए में लगा था उपसर्ग और हमसे पूछा गया है प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाकी तीनों आपके ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन है ये आएंगे व्याकरण से संबंधित, यानी हिंदी व्याकरण के 3 से 4 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसके चक्कर में आप लोग पूरी की पूरी व्याकरण क्या करते हैं? रट्टा मारते रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है भोजनालय का संधि विच्छेद है। सभी लोग आंसर करेंगे। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भोजनालय, सभी लोग आंसर करिए। यहाँ पे नाम में डंडा छूट गया है तो आप इसमें भोजनालय बताइए एक बार, क्या हो जाएगा? भोजनालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भोजन प्लस अलय या फिर भोजन प्लस आलय या फिर भोजन प्लस लय या फिर भोज प्लस नालय। तो बताइए एक बार भोजनालय का संधि विच्छेद क्या है? जब हम लोग भोजनालय का संधि विच्छेद करेंगे तो निकल के आता है भोजन प्लस आलय, यानी कि भोजनालय। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है भोजनालय। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भोजन के लिए आलय, यानी कि भोजनालय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला शब्द लिखा है रसोई घर शब्द है, यौगिक है, तत्सम है, रूढ़ है या फिर योग रूढ़ है। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, इसको आराम से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रसोई घर कैसा शब्द है? आपको पता होना चाहिए कि जो तत्सम होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद में यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ की करेंगे। तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। यहाँ पर रसोई घर में संस्कृत का शब्द नहीं है तो आप इसको पहले ही काट दीजिए। अब बच गया यौगिक। यौगिक का मतलब होता है योग प्लस इक, यानी कि जो शब्द किसी ना किसी योग से बने हो, दो शब्द को मिलाकर के कोई शब्द बना हो, वो होता है यौगिक। रूढ़ वो होता है जो कि कटने पर, यानी कि जो शब्द बिल्कुल रूढ़ हो, जैसे कि हो गया पानी। पानी को जब आप दो भागों में बांटेंगे या फिर अलग अलग करेंगे तो इसका कोई भी शब्द नहीं निकलता है। पा प्लस नी अगर आप करेंगे तो ना ही पा का कोई अर्थ बचा ना ही नी का बचा, यानी कि ये भी यहाँ पर नहीं है रसोई घर में। रूढ़ भी नहीं होगा, तत्सम भी नहीं होगा। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, जैसे लंबोदर हो गया, गजानन हो गया। तो यहाँ पर रसोई घर में बहुब्रीहि समास भी नहीं आ रहा है तो योग रूढ़ भी नहीं है। बच कौन सा गया? यौगिक बच गया, यानी कि दो शब्द जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर होता है यौगिक। दो शब्द जुड़ने के बाद में जिनका सार्थक अर्थ भी निकलता है, जैसे कि रसोई के लिए घर, यानी कि रसोई घर। रसोई और प्लस घर अगर आप मिलाएंगे तो भी बन जाएगा रसोई घर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यौगिक यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द है यहाँ पर रसोई घर जो है ये। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत का शब्द है नहीं रसोई घर, इसीलिए हमने काट दिया है। रूढ़ वे शब्द होते हैं जो कि
रूढ़ शब्दों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, जबकि जो हमारा रसोई घर है अगर हम इसको अलग करते हैं तो भी हमारा अर्थ निकलता है, जैसे रसोई प्लस घर यानी रसोई के लिए घर। और जो योग रूढ़ होते हैं वो तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर रसोई घर जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया यौगिक शब्द है ये रसोई घर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर। तो चलिए अब आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 105 तक। तो यहाँ पर आपको एक कविता दी गई है, आपको इसको पढ़ना है और इसके आंसर करने हैं। लिखा है कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में उचित विकल्प चुनिए। यानी आपको ये कविता पढ़नी है, इसके बाद में यहाँ से जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। लिखा है द्वीप हैं हम यह नहीं है शाप। आगे लिखा है यह अपनी नियति है हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। पितर मीन्स होता है माता या फिर पिता। आगे लिखा है नदी तुम बहती चलो भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम जमेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। तो ये आपकी कविता थी, आपको इसको पढ़ना है एक बार और हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी 2 बार हमको, चाहे गद्यांश है चाहे पद्यांश है, उसके बाद में हमको उनके आंसर करने हैं। 2 बार इसको मैं पढ़ना है, एक बार और पढ़ते हैं। लिखा है द्वीप हैं हम यह नहीं है शाप। यह अपनी नियति है हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी की क्रोड में हैं। आगे लिखा है वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम जमेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। तो उम्मीद है आप लोगों ने 2 बार इसको पढ़ लिया होगा। ये जो आपका पद्यांश है, अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। लिखा है कविता के अनुसार द्वीप किससे उत्पन्न हुए हैं। कविता के अनुसार द्वीप किससे उत्पन्न हुए आपको यह बताना है। नदी से, वनस्पति से, मिट्टी से या फिर रेगिस्तान से। तो आप लोगों को पता है। लिखा है द्वीप हैं हम यह नहीं है शाप। यह अपने नियत है हम नदी के पुत्र हैं। ये देखिए लिखा है हम नदी के पुत्र हैं, यानी ये जो द्वीप हैं ये कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम द्वीप हैं। यह नहीं है साप, यह अपनी नियत है हम नदी के पुत्र हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कविता के अनुसार द्वीप किससे उत्पन्न हुए हैं, तो ये जब नदी के पुत्र हैं तो उत्पन्न किससे होंगे, नदी से होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी की समझ में आ गया होगा। वनस्पति, मिट्टी और रेगिस्तान यहाँ पर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100 के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है मांझती संस्कार देती चलो। पंक्ति में कवि का क्या आशय है। मांझती संस्कार देती चलो, ये जो पंक्ति लिखी है इसमें कवि का क्या आशय आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है नदी का बहना है। दूसरा ऑप्शन लिखा है माँ रूपी नदी का द्वीप को संस्कार देना है। तीसरा ऑप्शन लिखा है नदी का द्वीपों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। चौथा ऑप्शन लिखा है नदी में बाढ़ आना है। तो मांझती संस्कार देती चलो पंक्ति का जो अर्थ है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। माँ रूपी नदी का द्वीप को संस्कार देना जो है बिल्कुल सही है। पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो नदी है, माँ रूपी जो नदी है वो द्वीप को क्या कर रही है, संस्कार देती हुई चल रही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये जो आपका पेपर हो चुका है वहीं से गद्यांश और पद्यांश हमने लिया है। ये आपके सीटेट के एग्जाम में ही क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने साथियों के पास में अभी तुरंत के तुरंत सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उसके बाद में आप लोग करिए फिर अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है इनमें से किस पंक्ति में बाढ़ का जिक्र किया गया है। सभी को बताना है इन चारों पंक्तियों में से ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें बाढ़ का जिक्र किया गया है। लिखा है नदी तुम बहती चलो। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें पता चल रहा है कि बाढ़ का जिक्र नहीं है।
सिर्फ ये कहा गया है कि नदी तुम आगे की तरफ बढ़ती चलो, बहती हुई चलो, यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है बाढ़ का। ऑप्शन नंबर बी लिखा है हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, यहाँ पर भी बाढ़ का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार अतिचार से, तो यहाँ पर भी कोई यानी कि बाढ़ का जिक्र नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी सी में भी बाढ़ का जिक्र नहीं हुआ है। अब बच गया सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसको हम पढ़ेंगे, देखते हैं। इसमें लिखा है श्वेत स्वामिनी की कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक बार पढ़िए, लिखा है श्वेत स्वामिनी की कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है बाढ़ का जिक्र किया गया है। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है 103 नंबर का, लिखा है नदी द्वीप को किससे मिलाती है। कहने का मतलब नदी है ये द्वीप को किससे मिलाती है, धारा से मिलाती है, रेत से, भूखंड से या फिर अन्य द्वीप से। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। नदी द्वीप को किससे मिलाती है, धारा से मिलाएगी, रेत से मिला देगी या फिर भूखंड से मिला देगी या फिर अन्य द्वीप से मिला देगी। तो क्वेश्चन नंबर 103 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी जो है आपकी ये द्वीप को किससे मिलाती है, भूखंड से मिलाती है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूखंड। अगला आपका क्वेश्चन है कविता के अनुसार नदी द्वीप तथा भूखंड क्रमशः डॉट डॉट के प्रतीक हैं। आपको बताना है नदी द्वीप और भूखंड किसके प्रतीक हैं कविता के अनुसार। जल, रेत और किनारा का है, तो जल आ गया, तो जल का होगा नहीं। आगे लिखा है संस्कृत, व्यक्ति और समाज का है, ये हो सकता है। जबकि आपका तीसरा ऑप्शन है समाज, देश और नदी का है, तो नदी तो हमें क्वेश्चन में भी दिया है, ऑप्शन में भी दिया है, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लिखा है समाज, देश और विश्व का है, तो इन दोनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा या फिर डी होगा। कविता के अनुसार नदी, द्वीप तथा भूखंड क्रमशः डॉट डॉट के प्रतीक हैं, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखिए एक बार, लिखा है संस्कृत, व्यक्ति और समाज। यहाँ पर नदी जो है वो किसका प्रतीक है, संस्कृत का है, और जो द्वीप है वो व्यक्ति का है, और जो भूखंड है वो समाज का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कविता के अनुसार नदी संस्कृत का प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का, और जबकि भूखंड समाज का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 105 आराम से पढ़िए सभी लोग और आंसर करिए एक बार, कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नियत शब्द का पर्यायवाची है। नियत जो है आपको ये बताना है। कई लोगों ने आपसे कहा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपने स्वयं बोला होगा कि जो नियत को मंजूर था वही हुआ। नियत का मीन्स आपको ये बताना है कि नियत का मतलब क्या होता है। नियत को मंजूर था वही हुआ, अगर नियत को मंजूर होगा तो आप सीटेट पास हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो नियत मीन्स होता है भाग्य। क्या होता है, भाग्य होता है। नियत का पर्यायवाची हो जाएगा भाग्य। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको कर भी लिया होगा, सभी को पता भी होगा कि नियत मीन्स होता है भाग्य। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि हिंदी गद्य और पद्य खंड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं 15 वो हमने किए हैं। और हिंदी पेडागोजी हम लोग कई सारी क्लास कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। जबकि गद्यांश और पद्यांश बहुत जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको हमारा ये ऐप देखिए, मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है गद्यांश और पद्यांश की तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सारे दिए गए हैं, साथ साथ में उसकी आंसर की भी दी गई हैं पेपरों की। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको लेकर के। साथ में अगर आपको NCERT आपकी बुक पढ़नी है क्लास 3 से लेकर के 8 तक की, तो आप यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ये सारी की सारी किताबें दी गई हैं NCERT की, यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को ज़रूरत हिंदी के नोट्स हैं और CDP के हैं, SST के हैं और AVS के नोट्स हैं, जो आपको किताब से भी कम कीमत पर हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ पर जाकर के खरीद सकते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।